चलिए स्वामी जी, अगला विषय अब ले लेते हैं। स्ट्रक्चरल, बड़ा जोरदार है। जी 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 स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर क्या आंखों पर भी पड़ता है? क्योंकि आंखों का जो बैलेंस है वो भी बड़ा ज़रूरी है, चीज़ें सामने से देखें तो सही नज़र आए। तो नज़र कमज़ोर होने लगती है, अगर ऐसा है तो आंखों के लिए क्या उपाय है? और आंखों का बैलेंस अगर बिगड़ रहा तो क्या होगा फिर उसमें? हाँ, देखो मैं कह रहा था, सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के वो हमारे अपूर्वक्षण जी महाराज जी गंगोत्री में मिले थे, हमें अभी भी जिंदा हैं। तो एक एक पैर को ऐसे उठा लेना या दोनों पैरों को एक साथ उठा लेना। इसका तरीका ये है, या तो दोनों पैर एक साथ उठाएं या एक एक पैर को उठाएं। और शीर्षासन, सर्वांगासन, अक्षितर्पण, आई ग्रिट, त्राटक, आंखों के उपाय, नंगे पांव घास पर मिट्टी पर चलना, अभी वर्षात में चलना, आंखें अच्छी हो जाएंगी, हरी हरी घास पर चलना। तो सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाता था तो नाभि ठीक करने से ठीक हो जाते थे। जिनके, मैं कह रहा था, लो इम्यूनिटी के जो शिकार है ना, वो भी नाभि कोड़ी डिगने से होते, लो इम्यूनिटी, लो। और ये तो सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच लो, नाभि ठीक हो जाती है। देखो इसमें उद्यान बंद लगता है, शीर्षासन में भी। लेकिन स्वामी जी, आंखें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो कितना अजीब हो जाएगा चेहरा। ये एक तो शीर्षासन, एक सर्वांगासन, और आंखों का पॉइंट भी है, जैसे नाभि का पॉइंट बताया ना, ऐसे आंखों का पॉइंट भी है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन तो हमारी बेटियां कर रही हैं। कर लो बेटियों, आप कर लो, बहुत कठिन कठिन आसन कर लिए तुमने, तो सरल भी कर लो, नहीं तो लोग डर जाएंगे, अरे रामा रामा हमसे ये योगा ना होगा। तो ऐसा ना बोले कोई, तो इसलिए हाथ लगा के और बिना हाथ लगाए ऐसे, देखो बिना हाथ लगाए हलासन और सर्वांगासन ऐसे, सालंब निरालंब सर्वांगासन। और फिर जो है ये आंखों का पॉइंट, आंख गड़बड़ हो तो यहाँ से दबाना, फेफड़े गड़बड़ हो तो यहाँ से, कान गड़बड़ हो तो लास्ट में यहाँ से, हार्ट गड़बड़ हो तो यहाँ से, पेनक्रियाज गड़बड़ हो तो यहाँ से, आंतें गड़बड़ हो तो यहाँ से, और किडनी गड़बड़ हो तो यहाँ से दबाना, हथेली के बीच में यहाँ से, थायराइड गड़बड़ हो तो यहाँ से, पेट गड़बड़ हो तो इधर से, नाभि गड़बड़ हो तो इधर से। लो, इतना ज़बरदस्त ये उपाय बता दिया है। आपको प्रेशर भी बड़ा जबरदस्त है। और प्रेशर कितने मिनट कम से कम स्वामी जी देना चाहिए? दिमाग गड़बड़ हो, दिमाग ही खराब रहता है तो मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा और ये प्रयोग करना, ब्राह्मी घृत और ये दबाना है, बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, कम से कम कितनी देर ये प्रेशर करना चाहिए जिससे पूरा फायदा मिलता है? एक जगह 1 से 2 मिनट ऐसे दबाना छोड़ना या ऐसे रोटेट करना, दो ही तरह मुख्य रूप से किया जाता है। दबाना छोड़ना, ऐसे 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 ऐसे, एक बार दबा, एक बार ढीला छोड़ा, एक बार ऐसे ऐसे रोटेट करना। ये 2 मूल विधाएं हैं इसके करने की, एक स्थान पर 1 से 2 मिनट। और विशेष रूप से जब किडनी आदि फेल हो जाते हैं तो फिर तो हम 5-5 मिनट भी करवा देते हैं, तो 2 से अधिकतम 5 मिनट। और एक्यूप्रेशर के साथ कपालभाति भी करवा देते हैं तो विशेष लाभ हो जाता है। और इसमें से एक पॉइंट आने वाले वक्त में शायद दबाना ना पड़े, उसका खतरा बहुत बढ़ गया है। क्योंकि आप दिमाग वाला पॉइंट बता रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था उस रिसर्च का जिसमें कहा गया कि आने वाले वक्त में दिमाग का साइज घट जाएगा। तो एआई ने भी बहुत सारा काम संभाल रखा है, दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। हाँ, फिर संग्रहालय में मिलेगा स्वामी जी दिमाग। ये राम। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी तो एक दिमाग चाहिए होगा। कैसे यूज करना, उसके लिए दिमाग चाहिएगा हुसैन भाई। और जो दिमाग की नसें ना सिकुड़े, इसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री का ध्यान, मेधावती, मेमोरी, ओमेगा का, गाय के घी का प्रयोग करना पड़ेगा। और जिनको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, तो कुश्ती करनी है, शरीर ही बनाना है, और तो फिर भैंस का भी खा सकते हो। झोटे जैसा, पाडे जैसा दिमाग चाहिए तो भैंस का खा लेना। और नंदी, वो तो भगवान की सवारी है, बछड़ा कुत्ता फिरता, वैसा दिमाग चाहिए। और फुर्ती चाहिए, स्फूर्ति चाहिए। आँखों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, तो गाय का घी खा लेना।
या ब्राह्मी घृत। ये ठीक है स्वामी जी। दिमाग नहीं सुकड़े। दिमाग बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, और दिमाग का इसीलिए इस्तेमाल करते रहिए ताकि उसका साइज जो है वो बना रहे, और गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ठीक नहीं, और यही आज हमारे कार्यक्रम का मकसद भी है। स्वामी जी देखिए, शरीर का संतुलन अगर बिगड़ेगा तो फिर जो बॉडी का लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी गड़बड़ होगा। मतलब ये कि फिर जोड़ों पर ज़्यादा दबाव बढ़ेगा और जोड़ों में दर्द होगा। आर्थराइटिस की दिक्कत भी कई बार हो जाती है। तो योग में और आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है? देखो, आर्थराइटिस का एकदम 100% इलाज छोटी छोटी प्रोसीजर्स लोग करते हैं तो हजारों लाखों रुपए लूट लेते हैं। इस लूट पैथी से भी हमको बचाना है तो क्या करें? हल्दी, मेथी, सूंठ और अश्वगंधा शतावर तो अब घर घर में आ गया है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, दूध में हल्दी उबाली, थोड़ा शिलाजीत के 2 ड्रॉप डाल के पी लिया, हड्डियाँ मजबूत। पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, या ज़्यादा जोड़ों में दर्द है तो सिंहनाथ गूगल, और ही ज़्यादा बढ़ गया है तो योगराज, और अंदर तक हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, उसमें नर्वस सिस्टम तक इन्वॉल्व हो गया है, हाँ, नाड़ीगत वात तक हो गया, अस्थिगत वात, मज्जागत वात पहुँच गया है तो महायोगराज गूगल। ये तो आयुर्वेदिक मैंने प्रिपरेशन बता दी है, और ये सूक्ष्म व्यायाम तो करना ही करना है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये तो हमने कई बार बताया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है आर्थराइटिस के लिए। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई का प्रयोग नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हम वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी करवा देते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। फिर ये जो आप देख रहे हो ना, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, और फिर ये अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, और बस्ती, एरंडमूल या दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ, पीड़ानिल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, बड़े ज़बरदस्त है। पीड़ानिल तेल, पीड़ानिल स्प्रे, ये सारा कार्यक्रम इसी के लिए आज ये जो है ना, ये पीड़ानिल ऑइंटमेंट, ये इसी के लिए है, आर्थराइटिस के लिए। और जब हम खाने पीने में उसको वात आहार पर रखते हैं ना, तो उसमें एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का इस्तेमाल कराते हैं, और एटीएम पर ही, और पेडानिल जूस के ऊपर ही उपवास कराते हैं, और कमजोरी ना है इसलिए ये खिलाते हैं, ऑर्थो केयर। तो पूरा दर्द गायब हो जाता है। प्राणायाम ज़्यादा करवाते हैं। खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें ये बंद कर देते हैं, ये दर्द को बढ़ाती, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती। गूगल से हवन करते हैं, आयुर्वेद का विधान है, जिस जिस औषधि को खाया जाता है उसी से हवन किया जाता है। तो हमारे नकुल देव जी तो 200 साल तक इनकी हड्डियां, पसलियां ठीक रहेंगी। ये तो गूगल का, गाय के घी का पूरा इस्तेमाल करें। ऐसा गाय का घी खाओ, वजन, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ने की संभावना रहती है। इसको हवन करके, और नैनो टेक्नोलॉजी, इसको नैनो मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल करो। टारगेटेड मेडिसिन, नैनो मेडिकेशन का काम करेगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं किसी को नहीं होगा, और टेढ़े मेढ़े होकर के फिर कुछ बहुत, जी मैं ये कह रही, टेढ़े मेढ़े होने के बाद फिर आप तक पहुंचे तो भी समाधान मिल ही जाएगा। लेकिन अच्छा ये है कि टेढ़े मेढ़े होने से पहले जितने नुस्खे हैं, जो योगाभ्यास से वो कर लिया जाए तो ऐसा होने की नौबत ही ना आए। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि बीमारी वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस के कारण होती है, तो क्या स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी वात, पित्त, कफ दोष जिम्मेदार हैं? अगर हैं तो फिर त्रिदोष को कैसे शांत किया जाए? हाँ, ये आपने एकदम ठीक प्रश्न पूछा मीनाक्षी जी। एक तो सूर्य नमस्कार करें, जैसे मधु जी, ज्योति जी, धारा जी कर रहे हैं, करो एक साथ, एक धारा प्रवाह कर रहे हैं। हाँ, ये सूर्य नमस्कार ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और स्ट्रक्चरल बैलेंस इम्बैलेंस होने से मोटे भी हो जाएं तो मैंने 2 अभ्यास बता दिए, चक्की आसन, वेदो हर वेट को गोधन अर्घ, और फिर ये अभ्यास, और फिर लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, विचक्रिकासन। त्रिदोष का बताता हूँ। वात का तो अभी मैंने बताया, पीडानिल जूस और वात हर आहार में एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का इस्तेमाल, और खटाई से बचना। ऐसे कफ में हम खजूर कल्प कराते हैं। 2 से 4 खजूर, 25 से अधिकतम 50 ग्राम चना, उसमें प्रोटीन और पोषण भी पूरा मिल जाता है, और उसमें थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता, बस
यही देते हैं। और सब प्रकार के अनाज बंद, केवल रागी बाजरे की रोटी, एक से ज़्यादा नहीं देते। वो भी हम पहले तो कोशिश करते हैं, पहले 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 7 दिन उपवास कराते हैं। 3 दिन उपवास करके एक बार रोटी दी और ATM एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी, फिर 5 दिन उपवास करके, फिर 7 दिन उपवास करके एक बार रोटी। एक ही महीने में वात खत्म। पित्त के लिए तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, शीशम, पीपल, बेल का जूस, और इसके लिए अविपत्ति कर, चूर्ण मुक्ता, शक्ति, कामदोधा, मोती पिष्टी, ये सब प्रयोग पहले भी बताए मैंने। कफ के लिए सासारी ब्रोनकॉम, और जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो इम्यूनोक्रिट, त्रिदोष गड़बड़, इम्यूनिटी गड़बड़, उससे फिर सारे रोग आते हैं। वात रोग बढ़ने से ही एसएलईएमएस, ऑटोमेटिक, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये तमाम तरह के रोग होते हैं। कफ वात बढ़ने से, कफ बढ़ने से मोटापा, शरीर में गांठें और कई तरह से शरीर में ब्लॉकेज, अवरोध आते हैं। और ऐसे ही पित्त बढ़ने से सारे चर्म रोग, उच्च रक्तचाप और मन में बेचैनी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आते हैं। तो भाई अपना आपा डांट लो। तो मोटापा का भी पैकेज पूरा बता दिया। और बेटियों ने पूरा सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास रिदम के साथ करें। तो सूर्य नमस्कार जो नियमित रूप से करेंगे उनको कभी भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। ये भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी, हमारे कार्यक्रम का तो हमेशा से चलो मकसद मेरे साथ लोगों साथ को भी करने सेहत की के लिए कोशिश जागरूक बनाना, अवेयर करना, और जो सही गलत बातें हैं उसमें से सही को एंडोर्स करना। बहुत सारी गलत बातें भी लोगों के बीच फैली हुई हैं, और ऐसा एक मिशन स्वामी जी आज से हम शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेहत को लेकर स्वामी जी बहुत सारे दावे किए जाते हैं बिना ये जाने कि वो सही है या गलत, और बहुत सारे लोग उसे सच मान बैठते हैं। ये और ख़तरनाक है, और इसीलिए आज से उन दावों का फैक्ट चेक एक बार फिर से हम करेंगे। स्वामी जी, दावा आज का जो हमने उठाया वो ये है कि बार बार यूरिन का आना क्या स्वस्थ किडनी का संकेत है? ये कितना दावा सही है और कितना गलत है, या फिर किसी बीमारी का लक्षण है? ये गलत है। बार बार पेशाब आना ठीक नहीं है। पानी पूरा पियो, 3-4 लीटर पानी पीते हैं तो 4-5 बार पेशाब जाएंगे, उतना ठीक है। बार बार आपको पेशाब आ रहा है तो आपको शुगर हो सकता है। बार बार आपको पेशाब आ रहा है तो आपका प्रोटीन लीकेज हो सकता है। बार बार पेशाब आ रहा है तो किडनी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार आपको पेशाब आ रहा है। तो ये बार बार पेशाब आना अच्छी बात नहीं है। देखो, बार बार टॉयलेट आए तो कोलाइटिस है ना, तो बार बार पेशाब आए तो मूत्र कृच्छ है या बहुमूत्र है, तो इसको अच्छा ना समझें। हाँ, 4-5 बार पेशाब आ रहा है, सुबह शाम 2 बार लैट्रिन आ रही है, 2 बार शौच आना और 4-5 बार 6 बार पेशाब आना, इतना ठीक है।